एजाजुल हक साहब, क्या इंडिया से ये सब्ज़ी, टमाटर, प्याज, आलू इसकी दरामद खोलनी चाहिए? क्योंकि वाघा वाली साइड से आप खोल लें तो आपको ये पूरा पंजाब वाली बेल्ट सारी बड़ी आसानी से कवर हो जाती है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन ये पोलिटिकली सबसे कड़वा डिसीजन है जो लेना है। आपकी अपोजिशन चाहे फैसला काबिल कबूल भी हो, कहेगी नहीं नहीं इंडिया से नहीं करना। करना है या नहीं करना, आपसे जवाब सुनना चाहता हूँ। देखें सिंपल बात है कि अगर करना है तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कश्मीर, यानी कि मैं पेड़ पर पत्थर बांधने को तैयार हूँ, मैं वाघा का बॉर्डर खोलने को तैयार नहीं हूँ। सीधी सी बात कह रहा हूँ आपको। लेकिन ये बहाना ढूंढा जा रहा है, ये खाली मौजूदा हुकूमत नहीं, पिछली हुकूमत के दौरान भी अगर आप वो नेशनल सिक्योरिटी पे जो सेमिनार हुआ था जिसमें कैमरॉन मंटर मौजूद था, जिसके अंदर अगर उसकी आप कुछ क्लिप निकाल लें, अगर नहीं है तो मैं भिजवा दूंगा आपको, आप सुन लें। उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही थी, ट्रांजिट ट्रेड की बात हो रही थी, मतलब हिंदुस्तान को रास्ता देने की बात हो रही थी आगे सेंट्रल एशिया की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ। तो ये आपके ये असूलों के फैसले हैं, ये भूख का फैसला नहीं है, नंग का फैसला नहीं है, ये आपका असूलों का फैसला। अगर आप असूली फैसला कर रहे हैं, पूरी कौम के सामने ये बात रख दें। एक सवाल आप मेरा इजाजुल हक साहब आपसे, जिस तरह अभी इमरान खान ट्रंप से मुलाकात करके आए थे, जिसको सबसे ज़्यादा कामयाब मुलाकात के तौर पर डिक्लेयर किया गया था कि वाइट हाउस में बैठे हुए हैं ट्रंप के साथ और वो मीडिएशन की बात कर रहे हैं, वापस आए थे तो उनका वर्ल्ड कप जीतने जितना बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए इमरान खान को, वैसे ही सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन उससे चंद रोज़ बाद ही 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A इंडिया ने ख़त्म कर दिया था। हमारा जवाब ये था कि हमने कहा हम इंडिया से ट्रेड नहीं करते। उन्होंने असम्बली में खड़े होकर क्या कहा था, क्या करूं, इंडिया पे हमला कर दूं। तो उसके बाद क्या कश्मीर की सूरत हाल में बेहतरी आई? बिल्कुल बेहतरी नहीं आई। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने भी सही स्टांस नहीं लिया, उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए। अब तो बात बहुत आगे जा चुकी है कश्मीर के हवाले से भी, और आपको जहाँ नाक रगड़ना पड़ रहा है। फेलियर नहीं था, IMF का एक 1.2 नाकामी नहीं थी। 5 अगस्त को उसने आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म कर दिया। हमें पता था, हमारी फॉरेन रिलेशंस कमेटी को उससे पहले पता था कि ये होने जा रहा है 5 अगस्त को। हमने इंटरनेशनल वर्ल्ड कैपिटल्स में जाके कोई अपने डेलीगेशन भेज के इंटरेक्शन नहीं किया, हम बैठे रहे। फिर हमने कहा नहीं, हमने वाक़ा बंद कर दिया। ये रिस्पॉन्स काफ़ी था। क्या आप समझते हैं ये नाकामी नहीं थी? ये नहीं नाकामी थी, बिल्कुल मैं मानता हूँ ये नाकामी थी। लेकिन बात जिस तरफ जा रही है ना, मुझे उधर ख़तरा आ रहा है। मतलब आप अब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जब आप इंडिया के साथ ट्रेड खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अनकरीब जो आप पे प्रेशर है, खुल के बता नहीं रही हुकूमत अभी कि आप इजराइल को भी तस्लीम करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये IMF से जो पैसे मिले इससे आपको 4 गुना ज़्यादा भी मिल जाए, पर क्या ये इस असूल पर आप फैसला करना चाह रहे हैं? आप खुद एक जनरल के साहबजादे हैं, जनरल ज़िया के, जो पाकिस्तान में 11 साल जो हुक्मरान भी रहे, सदर भी रहे। कोई माई का लाल वज़ीर आज़म, मैं ज़िम्मेदारी के साथ ऑन एयर कहने पे तैयार हूँ, नवाज़ शरीफ ले आए, बेनज़ीर होती हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, या कोई और होता। कोई माई का लाल वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जो ये फ़ैसला कर सकता है अपने तौर पर। ये नहीं हो सकता एजाजुल हक साहब। ये दूसरे को ज़हर आलूद करने के लिए तो हम कह सकते हैं इसराइल को तस्लीम करने लगा है, इमरान को भी वो कहते हैं, फजलुर रहमान कहते हैं यहूदी का एजेंट है। वो कोई यहूदी का एजेंट हो ही नहीं सकता, या कोई इसराइल को तस्लीम कर ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। इट्स नॉट डूएबल। लोग खा जाएंगे उसको, कच्चा खा जाएंगे। अच्छी बात है, करेगा। बस यही मैं आपसे सुनना चाहता था जो आपने बात की है। दूसरी बात ये देखें कि हम हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या हालात हैं हमारे, क्या प्रोग्राम है, कितना बोझ हम डालेंगे अवाम के ऊपर और कितना बोझ अवाम जो है उसको बर्दाश्त करेंगे। मैं नहीं कहता अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान बिल्कुल मेरे मुंह में खाक कि श्रीलंका बन जाए, लेकिन वहाँ के हालात देखें। 3-4 घंटे वहाँ बिजली आ रही है, एक टाइम लोग खाना खा रहे हैं, गाड़ियाँ ख़त्म हो गई, सब साइकिलों पर जा रहे हैं अब, क्योंकि पेट्रोल है ही नहीं उनके पास। तो हमें चाहिए कि सोच समझ कर इसको श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाने के लिए ये जो मिफ्ता ने रास्ता अपनाया है, इट इज़ वेरी पेनफुल। और मैं उनकी बात चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ, जैसे रुपए को मेरा ख्याल है उन्हें और इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए थी, लेकिन रास्ता यही था जो लिया गया, इसके अलावा रास्ता नहीं था। IMF कहता था ये करके आओ फिर बात सुनना। इवन जो पर्सनल इनकम टैक्स था ना, उसके ऊपर उन्होंने कहा पहले करके आओ, चेंज करके फिर आना। मैंने मिफ्ता साहब से कहा ये हमारा मसला है, उनको क्या तकलीफ है? कहते मैंने भी यही पाया, लेकिन वो नहीं मानते, कहते करके आओ फिर प्रोग्राम आगे जाएगा। ये सूरत हाल थी आपकी। वो कहते थे कोई बात ही नहीं सुननी है आपकी। जिस
नदीम भाई, जिसने हमें यहाँ पहुँचाया है, चाहे वो पिछली पीटीआई की हुकूमत थी या उससे पिछली किसी की हुकूमत थी, कि इस नैश तक हमारे हम जो आए हैं कि हमें नाक रगड़ना पड़ रहा है, आज लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें एक मरतबा भीख दे दो, हम बहुत मेहनत करेंगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें ऑस्टेरिटी की तरफ जाना चाहिए, थोड़ी सी ये जो शहनशाहियत है इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि लोगों को नज़र आए कि जनाब हमारे हुक्मरानों ने पेट पे पत्थर बांधे। ये ना हो कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह जब लोग शोर करना शुरू कर दें तो वो फिर बादशाह बैठ के पूछेगा कि इनको केक क्यों नहीं खा रहे ये लोग।